हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ नीट एग्जाम का जो एक तनावपूर्ण दौर था, जो एक संघर्ष का दौर था, एक मेहनत का समय था, उसको बहुत अच्छे से पार कर नीट एग्जाम में एक अच्छी सी रैंक सिक्योर करने के बाद आप घर पर अपने परिवारजनों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मित्रों के साथ अच्छे से आनंद और सुख का जीवन जी रहे हो और अच्छे से अपनी हॉलीडेज वगैरह एंजॉय कर रहे हो। सबसे पहले मैं गुरु कृपा परिवार की तरफ से आप सभी बच्चों को नीट 22 में सेलेक्ट होने के लिए, एक अच्छी सी रैंक सिक्योर करने के लिए बधाइयाँ देता हूँ। बेटा, आज जो ये वीडियो है इसको अपन वीडियो लेक्चर भी बोल सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपन नीट की काउंसलिंग, नीट यूजी की काउंसलिंग के बारे में विचार, अपन कुछ बातें डिस्कस करेंगे, कुछ रूल्स वगैरह, कुछ डाउट वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह, उन सब चीज़ों को अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। काउंसलिंग में बेसिकली आपको क्या क्या ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, कौन सी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, कॉलेज वगैरह के इन्फॉर्मेशन, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है, उन सब चीज़ों को अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं नीट ऑल इंडिया काउंसलिंग। ये जो काउंसलिंग है ये www.mcc.nic.in इस वेबसाइट पर होती है। ये आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल जाएगा। इस काउंसलिंग में एक तो अपन करेंगे 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग। इसके अलावा अपन इसमें एम्स मेडिकल कॉलेज है, इनकी 100% सीट्स की काउंसलिंग भी यहीं होगी। इसके अलावा BHU, जिपमर, AMU, जामिया मिलिया, ये जो कॉलेजेज है इनकी काउंसलिंग भी अपन यहीं करेंगे। इसके अलावा डिम्ड यूनिवर्सिटीज, मतलब ये अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लाइक DY पाटिल कॉलेज वगैरह, इन सब की 100% सीट्स की काउंसलिंग भी यहीं होगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक DU, VMMC, RML हॉस्पिटल, इन सब की भी मेडिकल काउंसलिंग, इन सब कॉलेजेस में भी एडमिशन के लिए काउंसलिंग यहीं होगी। जो ESIC कॉलेज है, एम्प्लॉय स्टेट ऑफ इंडिया कॉरपोरेशन, उन कॉलेजेस का जो IP कोटा है, जो इंश्योर्ड पर्सन वाला कोटा है, उसकी काउंसलिंग भी इसी पोर्टल पे होगी। और साथ ही साथ ध्यान से सुने, AFMC, उस कॉलेज की काउंसलिंग तो यहाँ नहीं होगी, उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए विलिंगनेस आपसे यहाँ पूछी जाएगी कि आप AFMC में पार्ट लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। ये बात यहाँ पर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आप लोगों से पूछी जाएगी। तो सबसे पहला अपना जो ध्यान रखने लायक बात है वो अपना रजिस्ट्रेशन में होगा कि जब आप नीट वाला ये काउंसलिंग के लिए, नीट यूजी की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करो तो उस समय आप लोगों से वो बहुत सारी इस ऑप्शंस के लिए विलिंगनेस पूछता है। जैसे वो आपसे पूछेगा कि आप AFMC वाली काउंसलिंग करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, आप ESIC कॉलेजेस में IP कोटे के लिए काउंसलिंग करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, या आप दिल्ली के स्टेट कोटे की जो 85% सीट है उसकी काउंसलिंग भी इसी पोर्टल के थ्रू होती है, उसके लिए आप काउंसलिंग करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो यदि आप उनमें विलिंगनेस, यदि आप एलिजिबल हो या AFMC की काउंसलिंग के लिए आप विलिंगनेस रखते हो तो आपको वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा, या यूँ कह दो रजिस्ट्रेशन के टाइम वहां पर आपको यस करना पड़ेगा। यदि आप AFMC की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन के ड्यूरेशन में यस नहीं करते हो तो आपका चाहे कितना भी स्कोर हो, AFMC की तरफ से आपको काउंसलिंग के लिए कोई कॉल नहीं आएगा। तो रजिस्ट्रेशन के दौरान सबसे ध्यान रखने लायक बात यह है कि अपने को अपने जो डाटा, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आपकी कम्युनिकेशन डिटेल जिस पर आपसे यदि ज़रूरत होगी, ये MCC वाले आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, लाइक आपकी ईमेल ID, आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, वो तो आपको सारा सही से भरना ही भरना है। आपको अपना पासवर्ड वगैरह जनरेट करना है। साथ ही साथ जो सबसे ध्यान रखने लायक बात है वो ये कि आपको यदि AFMC के लिए आप काउंसलिंग करना चाहते हो, अपनी विलिंगनेस रखते हो, तो आपको वहाँ यस करना होगा। यदि आप दिल्ली के स्टेट कोटे के लिए एलिजिबल हो तो आपको उसके लिए भी यस करना पड़ेगा। यदि आप ESIC में जो कॉलेजेस है उसके IP कोटे के लिए एलिजिबल हो तो आपको उसके लिए भी वहाँ यस करना पड़ेगा, तभी आप इस स्पेशल जो ये काउंसलिंग जो मैं बोल रहा हूँ इनमें आप पार्ट ले पाओगे। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो AFMC वाली काउंसलिंग है इसमें MCC का रोल केवल आपकी विलिंगनेस पूछना है। उस विलिंगनेस, वो आपसे केवल आपसे ये ऑप्शन लेंगे कि आप काउंसलिंग करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, और जो आपका रेस्पॉन्स होगा, जो एक लिस्ट बनेगी, जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनकी लिस्ट AFMC को ट्रांसफर कर दी जाएगी। उसके आगे की सारी काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा वो AFMC के लेवल पर होगा।
तो यदि आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको उसके लिए AFMC और MCC दोनों की वेबसाइट को ही कंटिन्यूअस वॉच करना होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको mcc.nic.in इस वाली वेबसाइट पे मिलेगी। ये वेबसाइट इस साल की काउंसलिंग के लिए भी ऑपरेशनल है। हालांकि अभी तक इस पे ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन शेड्यूल और काउंसलिंग का स्टेट कोटा और सेंट्रल कोटे की जो काउंसलिंग है उनका एक कंबाइंड शेड्यूल अपलोड हो चुका है। अभी इसमें काउंसलिंग की स्कीम क्या होगी, काउंसलिंग में जो कॉलेज पार्टिसिपेट कर रही है उनकी इंफॉर्मेशन वगैरह, लाइक किस कॉलेज में बॉन्ड होता है या नहीं होता है, वहाँ की फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, हॉस्टल वगैरह के चार्जेस वगैरह, वो सारी इंफॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है। अभी तक इस वेबसाइट पर केवल और केवल काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वही आया है। तो अपन शेड्यूल वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, और भी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। बाकी सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप लोग इस वेबसाइट के टच में रेगुलर इस वेबसाइट को विजिट करें। यहाँ पर आने वाले नोटिफिकेशन वगैरह, जो भी नोटिस वगैरह आते हैं, उन सबको टाइम टू टाइम वॉच करते रहे, ताकि वहाँ से कोई भी यदि अपडेट आता है तो आप उसको अच्छे से देख सके, अच्छे से समझ सके, और उसके अकॉर्डिंग कोई एक्शन यदि रिक्वायर्ड है तो ले सके। अब अपन जो MCC की वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है शेड्यूल वगैरह के बारे में, उसको अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड वगैरह इनका शेड्यूल आ चुका है। तो इस शेड्यूल से रिलेटेड मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ राउंड 1 के लिए। उसी के अकॉर्डिंग आप राउंड 2, मॉपअप राउंड वगैरह के लिए उस इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हो। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट। जो रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया था, आप अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह भरोगे, अपने नीट के रोल नंबर वगैरह भरोगे, आप एक ID पासवर्ड वगैरह जनरेट करोगे, और इसमें आप अपनी विलिंगनेस वगैरह दोगे कि आप कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। ये वाला प्रोसेस रजिस्ट्रेशन कहलाता है। ये प्रोसेस 11 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक होगा, और ये 17 अक्टूबर को 11 AM तक होगा। इस ड्यूरेशन में आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है, प्लस एक नॉमिनल फीस जो काउंसलिंग का चार्ज होता है, जो फीस आप फीस सीधा MCC को पे करते हो, वो फीस भी आपको ऑनलाइन डिपॉजिट करनी पड़ेगी। जो फीस पेमेंट है उसका लास्ट टाइम 3 PM है, और रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट टाइम है वो 11 AM है। और इसकी जो डेट होगी 11 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन आपको ये रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट वाला काम करना है। फीस पेमेंट के लिए बेटा मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ कि आप काउंसलिंग के लिए जो एक सिक्योरिटी मनी और जो ये रजिस्ट्रेशन फीस पे करोगे, यदि इफ़ एनी रीजन आप काउंसलिंग में मान लो आपको कॉलेज वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिलती है, या पहले राउंड में आप काउंसलिंग वगैरह छोड़ देते हो और आपको फीस वगैरह रिफंड होती है, तो आपको वो फीस उसी अकाउंट में रिफंड होगी जिस अकाउंट से आपने फीस पे करी है। तो आप लोग इसका ध्यान रखें कि जैसे मान लो आप साइबर कैफे वगैरह से रजिस्ट्रेशन करवाओ और अगला अपना अकाउंट डिटेल वगैरह भरकर आपका फीस पे कर देगा, तो कल को जो रिफंड होगा, यदि कोई रिफंड होगा तो उसी के अकाउंट में होगा। तो इससे बेटर होगा कि यदि ये पेमेंट वाला जो भी काम है आप अपने किसी अकाउंट से कीजिए, अपने पेरेंट्स के किसी अकाउंट से कर लीजिए, ताकि इन केस ऑफ रिफंड वो सारा का पैसा आपको ही वापस रिफंड हो जाए, ठीक है। अब बेटा इस बार एक छोटा सा चेंज किया है। हर बार काउंसलिंग में कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन, छोटा मोटा चेंज होता रहता है, तो इस बार भी एक छोटा सा चेंज किया है। वो चेंज ये है कि लास्ट ईयर तक तो रजिस्ट्रेशन और उसके जस्ट बाद चॉइस फिलिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता था, कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ उसके जस्ट बाद चॉइस फिलिंग वाले जो प्रोसेस था वो भी स्टार्ट हो जाता था। आपने एक तरफ पेमेंट किया, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ, उसके तुरंत बाद आपकी चॉइस फिलिंग वाला पोर्टल खुल जाता था जिसमें आप अपनी चॉइस वगैरह फिल कर सकते थे। इस बार दोनों के बीच में एक टाइम गैप दिया गया है। इस बार जो रजिस्ट्रेशन है वो तो अपना 11 अक्टूबर को स्टार्ट होगा, जबकि जो चॉइस फिलिंग वाला प्रोसेस है वो 14 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो 11 अक्टूबर को आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, 12 अक्टूबर को आप रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हो, लेकिन चॉइस फिलिंग वाला काम आप नहीं कर सकते हो। चॉइस फिलिंग वाले जो लिंक है, जो वेबसाइट, जो ऑप्शन है, वो 14 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, और 14 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक ये चॉइस फिलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। इसमें कुछ बच्चों का ये डाउट होता है कि सर हम चॉइस एक बार ही फिल कर सकते हैं, कितनी चॉइस फिल कर सकते हैं, क्या क्या जो भी डाउट है वो मैं आपके सारे डिस्कस करता हूँ। इस प्रोसेस में बेटा ये जो चॉइस फिलिंग वाला प्रोसेस है, इसमें आप चॉइस फिल करोगे, आप कितनी भी चॉइस फिल कर सकते हो। जिन सीट्स के लिए आप एलिजिबल हो वो आप कितनी भी चॉइस भर सकते हो। आप चाहो तो मिनिमम एक चॉइस भर सकते हो और मैक्सिमम जितनी भी अवेलेबल है सारी भर सकते हो।
आप इस ड्यूरेशन में चॉइस को एडिट भी कर सकते हो। एडिट करने का मतलब ये है कि आप अपनी कॉलेज को, कोई कॉलेज ऐड करना चाहो तो उसको ऐड कर सकते हो, आप किसी को रिमूव करना चाहो तो रिमूव कर सकते हो, इनकी प्रायोरिटी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। इट मींस जैसे मान लो मैंने एसएमएस जयपुर की प्रायोरिटी ऊपर भरी थी और एम्स जोधपुर की प्रायोरिटी नीचे रखी, बाद में मेरा थोड़ा मन बदला और मैं चाहता हूं कि मेरे को एम्स जोधपुर की प्रायोरिटी ऊपर रखनी है, तो मैं ये वाली एडिटिंग भी कर सकता हूं, किसी कॉलेज की प्रायोरिटी को इंक्रीज कर सकता हूं, डिक्रीज कर सकता हूं। ओके, इसी ड्यूरेशन में आपके पास चॉइस लॉकिंग का भी ऑप्शन होगा। वो चॉइस लॉकिंग वाला ऑप्शन लास्ट डे 18 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। ये एक चीज ध्यान रखिए, जब तक आप चॉइस लॉक नहीं करते हो तब तक आप उसको कितनी भी बार एडिट कर सकते हो। मतलब कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप 3 ही बार एडिट कर सकते हो या 2 ही बार एडिट कर सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जब तक आप चॉइस को लॉक नहीं करते हो तब तक आप उस चॉइस को कितनी भी बार एडिट कर सकते हो, कितनी भी बार छोटा मोटा जो भी चेंज चाहो वो चेंज ला सकते हो। एक बार चॉइस लॉक करने के बाद आपकी तरफ से या एमसीसी की तरफ से किसी भी स्तर पर, किसी भी लेवल पर उन चॉइस को एडिट करने का उस राउंड में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो प्लीज बी केयरफुल। यदि आप खुद से चॉइस को लॉक करते हो तो चॉइस को आप लॉक तभी कीजिए जब आप अपनी फील्ड चॉइस से कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो। जो चॉइस आपने भरी है यदि आप उससे कंप्लीटली सेटिस्फाई हो और उसमें कोई भी चेंज, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपको चॉइस लॉक करनी चाहिए। और चॉइस लॉकिंग के लिए एक बात और बता देता हूं, यदि आप चॉइस लॉक नहीं करते हो तो जो लास्ट आपकी सेव्ड चॉइस होती है कि इन द एंड जो आपने चॉइस सेव करके रख रखी थी, लास्ट वाली, सबसे लास्ट वाली जो सेव्ड चॉइस थी वो ऑटोमेटिकली सिस्टम द्वारा लॉक कर दी जाएगी। तो आप खुद से लॉक करते हो तो ठीक है, खुद से लॉक नहीं करते हो तो योर लास्ट सेव्ड चॉइस विल बी लॉक्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है, फिर इसमें अगला जो काम होगा डेट इज प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट। तो ये एमसीसी लेवल के काम है, वहां पर आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज वगैरह अलॉट होगी, तो उसमें अपना कोई रोल नहीं। वो ये मान लो ये 2-3 दिन अपने रेस्ट के हैं। 21 अक्टूबर का आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। अब इसमें भी ये बच्चों को डाउट रहता है कि सर पब्लिश सुबह होगा, शाम को होगा, तो ये तो उन लोगों की चॉइस है, जैसे ही रिजल्ट तैयार होता है वो लोग उसको पब्लिश कर देते हैं। वो अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है, लेट नाइट तक भी पब्लिश हो सकता है, उसमें कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती। वो कोशिश करते हैं कि 21 अक्टूबर है तो उसी दिन उस रिजल्ट को पब्लिश कर दे। और 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक इस 7 दिनों के ड्यूरेशन में आप लोगों को जो अलॉटेड मेडिकल कॉलेज है, यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको उस कॉलेज में फिजिकली रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी विथ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। जो जो डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी अपन अभी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। यदि आपको कॉलेज अलॉट हो गई और आप उस कॉलेज में रिपोर्ट करना चाहते हो, उसको ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको इन 7 दिनों के ड्यूरेशन में 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आपको फिजिकली, मतलब आपको खुद जाकर वहां रिपोर्ट करना पड़ेगा, वहां एडमिशन ऑफिस में जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जेरोक्स वगैरह नहीं चलेगी, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पे जमा होंगे और फिर वहां से आपसे सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन वगैरह वो सब चॉइस पूछी जाएगी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और ये स्टेट कोटा काउंसलिंग दोनों लगभग पैरेलल चलेगी। दोनों का शेड्यूल पहले से आ चुका है और ये शेड्यूल आपको एमसीसी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, जो आप स्लाइड पे सामने देख पा रहे हो। इस शेड्यूल में इस बार ये बता रखा है कि फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया काउंसलिंग का और स्टेट का भी फर्स्ट राउंड दोनों लगभग साथ साथ चलेंगे। तो इससे फायदा होगा बच्चे को कि वो दोनों तरफ की काउंसलिंग एक साथ कर सकता है और जहां पर भी वो अच्छी कॉलेज मिले उसके अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्टिंग वगैरह कर सकता है। जैसे मैं शेड्यूल वगैरह डिस्कस करना चाहूँ तो ऑल इंडिया कोटा का जो फर्स्ट राउंड है वो 11 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है डेट इज 28 अक्टूबर। दूसरी तरफ स्टेट काउंसलिंग है वो 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और 28 अक्टूबर तक चलेगी और यहाँ पे जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 4 नवंबर है। इसी तरीके से सेकंड राउंड, थर्ड राउंड या सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड, इन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ दे रखी है और जो ये डेट दे रखी है इसी डेट के अकॉर्डिंग इस बार एमसीसी ये स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया या सेंट्रल काउंसलिंग दोनों को साथ साथ रन करवाएगी ताकि स्टूडेंट्स पैरेलली दोनों तरफ सीट ब्लॉक ना करें। ठीक है, अब अपन कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस वगैरह के बारे में बातें करते हैं जिसमें अपना मेन फोकस एम्स, बीएचयू, जिपमर, दिल्ली,
जो दिल्ली की टॉप मेडिकल कॉलेजेज है उनके बारे में, और अपन राजस्थान स्टेट की जो कॉलेजेज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अपन इन चीज़ों पे भी फोकस करेंगे कि अपन एम्स वगैरह को प्रीफर कर रहे हैं तो क्यों प्रीफर करें, और काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ और डाउट वगैरह वो भी अपन डिस्कस करते हैं। आप स्क्रीन पर एम्स मेडिकल कॉलेजेस देख पा रहे हो। ये एम्स दिल्ली, भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, उनकी पिक्चर यहाँ शो कर रखी है। अपने इंडिया में टोटल 20 एम्स मेडिकल कॉलेजेज है, जिसमें राइट नाउ 2044 मेडिकल सीट्स अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, सामने ये स्क्रीन पर एम्स मेडिकल कॉलेजेस के लिए सीट मैट्रिक्स अवेलेबल है। राइट नाउ 20 टोटल मेडिकल कॉलेज जो एम्स में है वो 20 है, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 2044। ये लास्ट ईयर तक की इन्फॉर्मेशन है, अभी तक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई। यदि कोई नई एम्स ये नंबर ऑफ सीट्स यदि बढ़ती है तो हम आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगले वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे। ये जो लिस्ट मैंने दे रखी है, इस लिस्ट में आप हर एम्स में कैटेगरी वाइज कितनी सीट अवेलेबल है वो सब आप देख सकते हो। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, जो एम्स वाली मेडिकल कॉलेज है इसकी काउंसलिंग डोमिसाइल फ्री होती है। डोमिसाइल फ्री का मतलब है किसी भी एम्स में एडमिशन लेने के लिए आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं कि जो एम्स जोधपुर है उसमें केवल राजस्थान के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या एम्स राजकोट है उसमें केवल गुजरात के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। एम्स जोधपुर है उसमें भी ऑल इंडिया से कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी भी एम्स में कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। किसी भी स्टूडेंट्स को एम्स में एडमिशन लेने के लिए डोमिसाइल की जरूरत नहीं होती, इन्हें अपन डोमिसाइल फ्री सीट्स कहते हैं। ठीक है, अगले अपन देखते हैं। इस स्लाइड में बेटा एम्स कॉलेज की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है वो प्रोवाइड कर रखी है, और सही बताओ तो काउंसलिंग में सबसे ज्यादा जरूरत आपको इसी चीज की होती है। ये कट ऑफ आपको आइडिया देती है कि आपकी रैंक पर एज पर योर कैटेगरी आपको मोस्ट लाइकली कौन सी कॉलेज मिल जाएगी। जैसे आप देख पा रहे हो एम्स दिल्ली, इसकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ ओपनिंग रैंक जो पहले लिखा हुआ वो ओपनिंग रैंक है, जो बाद में लिखा हुआ वो क्लोजिंग रैंक है। तो ऑल इंडिया रैंक 1 फर्स्ट रैंक वाले बच्चे ने एम्स दिल्ली को ऑप्ट किया था, और 53 रैंक तक एम्स दिल्ली फिल हो गई थी, जनरल कैटेगरी में कंप्लीटली फिल हो गई थी। ऐसे ही एम्स जोधपुर, एम्स भुवनेश्वर, एम्स भोपाल, एम्स बठिंडा, इन सब की जनरल कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, हर कॉलेजेस की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक हम लोगों ने दे रखी है। आप अपनी रैंक से जब ये आइडिया लगाना चाहो तो उसमें आप क्लोजिंग रैंक को स्पेशली देखें, क्योंकि क्लोजिंग रैंक से ही एक आइडिया लगेगा कि आपकी रैंक पर आपको कौन कौन सी एम्स आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिल सकती है। तो आप इस स्क्रीन को आराम से रोककर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप लिख लेना, इसको देख लेना, और आप एक आइडिया अच्छे से लगा सकते हो। ठीक है, अब अपन चलते हैं दूसरी जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस जिसमें बच्चे स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, जिपमर। ये इंडिया में इसके टोटल 2 कैंपस है, एक जिपमर पांडेचेरी, एक जिपमर करिकल। जो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू इसमें सीट भरी जाएगी वो टोटल 179 है। इसके भी हमने ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक आपको कैटेगरी वाइज प्रोवाइड कर रखी है। अगेन दीज रैंक आर प्रोवाइडेड अप टू राउंड 2। इसमें आप देख पा रहे हो जनरल कैटेगरी में जो आपकी कॉलेज ओपनिंग रैंक है डेट इज 26, और ये इसकी क्लोजिंग रैंक है 231। तो इस तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी रैंक पर आपको जिपमर में कोई कैंपस अवेलेबल है या नहीं है, इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो। अगेन जिपमर के लिए भी बता दूं, ये इसमें भी डोमिसाइल फ्री सीट है। मतलब राजस्थान का बच्चा हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे एमपी का हो, कोई भी स्टूडेंट्स जिपमर वाली मेडिकल कॉलेज के लिए अपनी काउंसलिंग में विलिंग अपन काउंसलिंग कर सकते हैं। आपकी किसी डोमिसाइल की वहाँ पे जरूरत या किसी पर्टिकुलर डोमिसाइल की जरूरत नहीं होती। अगली जो टॉप मेडिकल कॉलेज है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100 है। इसकी भी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक कैटेगरी वाइज हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखी है। ये जो कॉलेज है इसमें आप देख पा रहे हो जैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी की ओपनिंग रैंक 567 और क्लोजिंग रैंक 808 है। अगेन आप यहाँ पे क्लोजिंग रैंक है उससे आइडिया लगाइए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी जो रैंक है, जो कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये बेसिकली मैंने 3 जो टॉप मेडिकल कॉलेज है, एम्स, जिपमर और बीएचयू, मोस्टली स्टूडेंट्स या तो अपना स्टेट कोटे की सीट प्रीफर करते हैं, और यदि वो बाहर जाना चाहते हैं तो मोस्टली वो इन कॉलेजेस को प्रीफर करते हैं,
तो इन 3 कॉलेजेस के बारे में मैंने ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, नंबर ऑफ सीट्स जो भी अवेलेबल है, जो जो इसमें इनकी कैटेगरी वाइज क्लोजिंग रैंक वगैरह हमने अप टू राउंड 2 प्रोवाइड कर दी है। आप स्क्रीन को रोककर आराम से ये अपने रैंक वगैरह जो भी है इसको देख सकते हो, लिख सकते हो। जो भी आपके रैंक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप एक आइडिया लगा सकते हो कि आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है। अब एक बड़ा कॉमन डाउट, काउंसलिंग में अपन इनको एम्स वगैरह कैसे भरेंगे, तो वो तो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसका हम एक लाइव काउंसलिंग का वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। अभी एक स्लाइड जो आप देख रहे हो इसमें बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि सर हम एम्स प्रीफर क्यों करें। जैसे राजस्थान का भी, अपने राजस्थान में टॉप मेडिकल कॉलेज एसएमएस जयपुर को मानते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर मैं जयपुर छोड़कर ऋषिकेश क्यों जाऊं, मैं एसएमएस जयपुर छोड़कर एम्स पटना क्यों जाऊं या एम्स ऋषिकेश क्यों ज्वाइन करूं, क्यों मैं एसएमएस जयपुर को छोड़कर बीएचयू ज्वाइन करूं या मैं जिपमर ज्वाइन करूं। तो उसका हमने जवाब आप लोगों को देने की कोशिश करी है इस स्लाइड के माध्यम से। इसमें आप देख पा रहे हो बेटा, इन तीनों कॉलेजेस के लिए एम्स, जिपमर और बीएचयू, इनको ज्वाइन करने के, इनको प्रायोरिटी देने का जो कारण हमें लगता है वो हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला, वर्ल्ड क्लास स्टडी, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज और वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स। नो डाउट ये एक्सीलेंट कॉलेजेस है, यहाँ पे स्टडी वगैरह बहुत अच्छी होती है। आप एम्स दिल्ली वगैरह इन सब के नाम से वाकिफ हो, बीएचयू वगैरह इनकी जो फेम है उसको अच्छे से जानते हो। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, यहाँ पर स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज में भी खुद में निखार लाने का मौका मिलता है। मतलब आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज प्लस आपकी जो बहुत एक अच्छी पढ़ाई, एक अच्छी हॉस्टल वगैरह, अच्छी मेस वगैरह की सुविधा, वो सब, एक बहुत ही प्यारा सा कैंपस, जिम, स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह, अच्छी लाइब्रेरी, वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ मिलती है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आपको एम्स मेडिकल कॉलेज, बीएचयू, जिपमर वगैरह में मिलती है। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, नो डाउट इनके हॉस्पिटल बहुत शानदार है, तो हॉस्पिटल जितना अच्छा होगा आपको सीखने का भी उतना ही मौका मिलेगा। अगली जो मेन चीज है वो है नॉमिनल फीस। इन कॉलेजेस की फीस एकदम नेग्लिजिबल होती है। मतलब आप एम्स दिल्ली वगैरह की फीस की बात करना चाहोगे तो लगभग 5000 रुपीज पर कोर्स का लगता है। तो इसकी इनकी जो फीस वगैरह होती है बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। तो फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉलेजेस बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, जो इस साल, पहले ये बीएचयू में भी था और जिपमर में भी था, इंटरनल पीजी कोटा, आप पॉइंट नंबर 5 ढंग से पढ़ पा रहे हो, इंटरनल पीजी कोटा ये पहले जिपमर और बीएचयू में तो था, इस बार से ये एम्स वाली कॉलेज में भी अप्लाई कर दिया गया है। इंटरनल पीजी कोटा का मतलब होता है कि जैसे आपने अपनी यूजी डिग्री बीएचयू से ली है, आपने एमबीबीएस बीएचयू से किया है, तो आप जो बीएचयू मेडिकल कॉलेज है उसकी पीजी सीट्स पे भी कुछ सीट के लिए आप रिजर्व रहोगे। मतलब जो बीएचयू मेडिकल कॉलेज है वहां पे जो पीजी कोर्सेज है उसकी कुछ सीट वहां के यूजी स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहेगी। इसे अपन बोलते हैं इंटरनल पीजी कोटा। जैसे जिपमर में भी ऐसा होता है कि आपने यदि जिपमर से यूजी किया है तो जिपमर में जो पीजी कोर्सेज है वहां की कुछ सीटें आपके वहां के यूजी स्टूडेंट के लिए डायरेक्टली रिजर्व रहती है। सेम बीएचयू में होता है और इस साल ऐसा एम्स में भी कर दिया गया है। और इस साल से जो 7 पुरानी एम्स थी, 2016 एम्स वाले स्टूडेंट्स को ये रिजर्वेशन, ये जो इंटरनल पीजी कोटा वाला रिजर्वेशन है वो उन लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अपन दिल्ली स्टेट की मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं। जिन बच्चों की रैंक अच्छी आती है वो सारे बच्चे दिल्ली स्टेट मेडिकल कॉलेजेस को भी अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखते हैं। मौलाना, लेडी हार्डिंग, वीएमएमसी, यूसीएमएस, इन सब कॉलेजेस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट पूछते रहते हैं। तो इन कॉलेजेस की भी मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक दे रखी है। ये ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। ये जो 7 मेडिकल कॉलेजेस, उनकी हमने जो 15% ऑल इंडिया कोटा वाली सीट्स है उसकी हमने ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक दे रखी है। एक छोटी सी बात आप ध्यान से समझे, जो दिल्ली स्टेट की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कॉलेजेस है, लेडी हार्डिंग, यूसीएमएस और मौलाना, और दिल्ली की जो 2 यूनिवर्सिटी वीएमएमसी और आरएमएल हॉस्पिटल, उन सब की 100% सीट की काउंसलिंग इसी पोर्टल पर होती है। मतलब 15% ऑल इंडिया कोटा की जो सीट है उसकी काउंसलिंग भी होगी। प्लस आप यदि दिल्ली स्टेट कोटे के लिए एलिजिबल हो, दिल्ली स्टेट कोटे में एलिजिबल होने के लिए आपको
11th और 12th क्लास दिल्ली से पास आउट करनी होती है। जिन स्टूडेंट्स ने 11th और 12th क्लास दिल्ली से पास आउट करी है वे सारे स्टूडेंट्स दिल्ली स्टेट कोटे के लिए एलिजिबल होंगे। तो उस स्टेट कोटे की 85% सीट्स की भी काउंसलिंग भी इसी पोर्टल पर होगी। हम लोगों ने जो आपको ये कट ऑफ प्रोवाइड कर रखी है, ये ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो 15% सीट भरी जाती है, मतलब वो सीट जिनके लिए सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं। जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो मैं केवल वहाँ की 15% सीट के लिए एलिजिबल होगा, और वो 15% सीट्स के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक हम लोगों ने यहाँ प्रोवाइड कर रखी है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इन सब की कैटेगरी वाइज इन 5 कॉलेजेज, इसके अलावा जो 2 कॉलेजेज और बच गई एनएमडीसी और ये डॉक्टर बीएसए बाबा साहब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज, इनकी हमने ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक प्रोवाइड कर रखी है। तो आप इन रैंक के बेसिस पर अपना एक आइडिया लगा सकते हो कि यदि आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो आप इसके अकॉर्डिंग दिल्ली में कौन सी मेडिकल कॉलेज ले सकते हो, उसका आपको आइडिया लग जाएगा। और मोस्टली बच्चे दिल्ली की कॉलेजेस इसलिए प्रीफर करते हैं, एक तो वहाँ फैसिलिटीज वगैरह अच्छी है, ये सारे की सारी कॉलेजेस बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा इनका हॉस्पिटल वगैरह है, इनकी फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत अच्छी है। प्लस दिल्ली में रहने वाला बच्चा अपनी नीट पीजी की भी तैयारी कर सकता है, नीट पीजी की भी कोचिंग वगैरह कर सकता है, तो इसलिए बच्चे दिल्ली वाली कॉलेजेस को प्रीफर करते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं राजस्थान स्टेट की 85% सीटों के बारे में, कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड, उनकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देखते हैं। राजस्थान स्टेट की जो 85% सीट्स जिसमें राजस्थान डोमिसाइल के बच्चे एलिजिबल होंगे, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेज है वो 20 है। लास्ट ईयर तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस 16 थी, इस बार धौलपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और श्री गंगानगर, इन 4 डिस्ट्रिक्ट में और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खोल दी गई है। और ये इंफॉर्मेशन कंफर्म है कि 4 मेडिकल कॉलेजेस नई ओपन हो गई है, और इन सब में 100 मेडिकल सीट्स इन ईच मेडिकल कॉलेज प्रोवाइड किए गए हैं। अब इसमें कितनी पेमेंट सीट होगी, कितनी गवर्नमेंट सीट होगी, एनआरआई कोटे में कितनी सीट जाएगी, वो वाला डिवीजन तो अभी तक नहीं प्रोवाइड किया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सीट्स धौलपुर, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही, इन सब में 100 सीट्स का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स वगैरह हमने आपको यहाँ पे हर कॉलेज वाइज स्क्रीन पे प्रोवाइड कर रखी है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान स्टेट की 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग। तो जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यदि आप राजस्थान कॉलेज लेना चाहते हो तो उसकी 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए जो कट ऑफ है वो हमने प्रोवाइड करी है। ये कट ऑफ जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वो हमने आपको यहाँ पे स्क्रीन पर प्रोवाइड कर रखी है। और क्लोजिंग रैंक के अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको ऑल इंडिया कोटे से फर्स्ट राउंड ये सेकेंड राउंड तक राजस्थान में कौन कौन सी कॉलेजेस मिल सकती है। लास्ट ईयर अब कुछ ऐसा हुआ था कि मॉपअप राउंड में भी कुछ सीटें खाली रह गई थी, एसएमएस वगैरह, एसएमएस जयपुर, कोटा वगैरह, और वही जो खाली वैकेंट सीट्स थी वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चली गई। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो स्टूडेंट्स अवेलेबल थे तो उन स्टूडेंट्स को बहुत ही कम मार्क्स पर वो कॉलेज मिल गई थी, लाइक 599, 598 मार्क्स पर लास्ट ईयर कुछ बच्चों को, 1-2 बच्चों को एसएमएस जयपुर और ऐसे में ये जीएमसी कोटा वगैरह या अजमेर वगैरह ऐसी मेडिकल कॉलेजेस मिल गई थी। तो बेटा वो एक लक वाला फैक्टर है, वो लास्ट ईयर हो गया, ऐसा इस साल भी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे हमको बोलते कि सर हम रिस्क ले ले तो क्या हमें फ़ायदा हो जाएगा, तो वो तो रिस्क की बात है, फ़ायदा हो या नहीं हो उसकी कोई गारंटी नहीं होती, तो वो सब आपकी मर्जी। हमने जो आपको कट ऑफ प्रोवाइड करी है वो सेकेंड राउंड तक की प्रोवाइड करी है, और हम भी यही कहते हैं कि आप लोग सेकेंड राउंड तक अपनी, यदि आपको आपकी डिजायर्ड कॉलेज मिल जाती है तो आपको वहाँ पे सीट अपनी सिक्योर कर कर अपना ज्वाइनिंग कर कर आपको काउंसलिंग का प्रोसेस रोक देना चाहिए। अब अपन चलते हैं राजस्थान स्टेट। भाई अपन राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम बच्चे राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग के लिए भी इंतजार करते हैं। ये ध्यान से सुने भाई, अपनी ऑल इंडिया 15% कोटा की जो काउंसलिंग होगी वो एमसीसी के पोर्टल पर होगी, और राजस्थान की जो 85% या और अदर स्टेट की जो 85% कोटा की जो काउंसलिंग होगी दिल्ली वाली उसी पोर्टल पर होती है, एमसीसी वाली पर। बाकी अदर स्टेट की जो काउंसलिंग होती है उन स्टेट के रेस्पेक्टिव पोर्टल्स पर वो काउंसलिंग होती है। तो राजस्थान की 85% सीट की जो काउंसलिंग है वो आरयूएचएस की वेबसाइट पर होगी, और उस काउंसलिंग में जो 6 कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी,
ST और MBC गुर्जर, ये वाली कैटेगरी, इन 6 कैटेगरी का हमने अप टू फर्स्ट राउंड हमने ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक प्रोवाइड किया है। इस ओपनिंग क्लोजिंग रैंक से आप आइडिया लगा सकते हो कि फर्स्ट राउंड में आपको राजस्थान के जो स्टेट काउंसलिंग से जो 85% कोटा वाली काउंसलिंग है, इससे आपको कौन कौन सी सीट मिल जाएगी। यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड है वो तो ऑनलाइन होता है, सेकेंड राउंड ऑफलाइन होता है। तो सेकेंड राउंड में वो क्या करते हैं, सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे जयपुर जो भी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है उसमें बुलाते हैं और उनकी रैंक के अकॉर्डिंग, स्ट्रिक्टली रैंक के अकॉर्डिंग उनको मेडिकल कॉलेज, जो भी बची हुई कॉलेज, जो भी सीट वगैरह होती है या अपग्रेडेशन वगैरह जो भी होता है, स्ट्रिक्टली उनके रैंक और कैटेगरी के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो वो सेकंड राउंड ऑफलाइन होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, इसलिए हमने फर्स्ट राउंड की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक सभी जो लास्ट ईयर 16 कॉलेजेस थी, गवर्नमेंट सीट की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक हम लोगों ने प्रोवाइड करी है। ये ध्यान से सुने, अपने स्टेट में बेटा कुछ कॉलेजेस लाइक जयपुर, ये RUHS जयपुर, झालावाड़, चूरू, सीकर, बाड़मेर, डूंगरपुर, भरतपुर, पाली, भीलवाड़ा, इन सब में पेमेंट सीट भी अवेलेबल है। तो उन पेमेंट सीट की जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी कम जाती है, उसकी कट ऑफ हमने यहाँ प्रोवाइड नहीं करी है। वो कट ऑफ हम सेपरेटली, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी तो उससे रिलेटेड जो भी PDF फाइल वगैरह है हम हमारी कोचिंग की वेबसाइट पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर जो हमने आपको कट ऑफ दी है वो केवल और केवल गवर्नमेंट सीट्स की कट ऑफ दी है। ठीक है, आप इन दोनों स्लाइड के थ्रू आप देख सकते हो 1 से लेके 16 तक की, प्लस हमने गीतांजलि मेडिकल कॉलेज की भी आपको कट ऑफ दी है। आप सोच रहे होंगे कि सर गीतांजलि तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उदयपुर वाली, बेटा उसमें 10 सीट गवर्नमेंट कोटे से भरी जाती है। मतलब बाकी सीट है उनकी तो फीस बहुत हाई होगी, लगभग 17-16 लाख जो भी फीस है वो होगी। 10 सीट इसमें गवर्नमेंट कोटे से भरी जाती है। मतलब ये वो सीट है जिन पे बहुत ही नॉमिनल चार्ज होता है। राजस्थान के जो अदर गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी जो फीस होती है उसी के लगभग चार्ज आपको यहाँ देना होता है। तो उन 10 सीट की जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है, केवल 10 सीट है गीतांजलि में, और प्राइवेट कॉलेजेस में से ऑप्शन नहीं है। गीतांजलि में ये वो 10 सीट है, उसकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक भी हमने प्रोवाइड करी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन हरियाणा स्टेट की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं। इस बार लास्ट ईयर तक टोटल 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थी, इस बार एक मेडिकल कॉलेज और इंक्रीज कर दी गई है। नंबर ऑफ सीट्स इन मेडिकल कॉलेज में जो भी है वो हमने आपको स्क्रीन पे दिखा रखी है। जो नई मेडिकल कॉलेज खुली है वो फरीदाबाद में श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, और उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100 है। अब अपन कुछ जो हरियाणा कॉलेजेज है उसकी कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की जो 15% सीट है उसकी कट ऑफ हम लोगों ने यहाँ पे दे रखी है अप टू राउंड 2। इन कॉलेजेस के लिए जनरल, EWS, OBC और SC ST इन कैटेगरीज के लिए हमने ये ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक प्रोवाइड कर रखी है। तो जो भी बच्चे हरियाणा की कॉलेज लेने में इंटरेस्टेड हो, या जो हरियाणा के बच्चे हो जो हरियाणा की कॉलेज ऑप्ट करना चाहते हैं, या अदर स्टेट के बच्चे जो हरियाणा की कॉलेज लेना चाहते हैं, या आप में से भी कोई हरियाणा की कॉलेज लेना चाहते हैं, तो इस ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के अकॉर्डिंग वो आइडिया लगा सकता है कि उनको ऑल इंडिया कोटे के थ्रू हरियाणा में एक मेडिकल कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एट ए टाइम रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड होंगे। मैं आपको बता देता हूँ, काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, तो ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग आपको एज सच किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको केवल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। कोई डॉक्यूमेंट उस समय आपको जमा नहीं कराना होता। ड्यूरिंग रिपोर्टिंग, जब आपको किसी भी राउंड में कॉलेज मिल गई और आप वो कॉलेज लेना चाहते हो, आप रिपोर्ट करने जाते हो, तो ड्यूरिंग रिपोर्टिंग आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट, फिजिकल रिपोर्टिंग में सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में जमा कराने पड़ते हैं। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड करते हैं उसकी मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ। हालांकि ये जो लिस्ट है ये ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग या जो स्टेट काउंसलिंग है उनके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में भी प्रोवाइड की जाती है, फिर भी कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे डिमांड की जाती है। तो वो सारी लिस्ट जो भी बच्चे डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए वो सब अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नीट जो एग्जाम आपने दिया है उसका एप्लीकेशन फॉर्म, उसका एडमिट कार्ड और इसका स्कोर कार्ड, तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने फॉर्म भरा था उस समय, एडमिट कार्ड जो आपने एग्जाम देने के लिए लेके गए थे, और रिजल्ट वाला कार्ड जिसमें आपके रैंक वगैरह, आपका रिजल्ट वगैरह मेंशन है, वो तीनों चीज़ें आपको चाहिए। इसके अलावा आपको 10th
और 12th दोनों की मार्कशीट भी चाहिए और सर्टिफिकेट भी चाहिए। यदि सर्टिफिकेट अलग से है तो वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होने चाहिए, और यदि सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही डॉक्यूमेंट में है तो वो कंबाइंड भी चल जाएगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर ये बर्थ सर्टिफिकेट हम कहाँ से अरेंज करें। तो बेटा एक्चुअली जो आपकी 10th की जो मार्कशीट होती है वही आपका बर्थ सर्टिफिकेट मानी जाती है। तो वो 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट यदि साथ में है तब तो ठीक है, और अलग से है तो आपको दोनों सर्टिफिकेट और मार्कशीट 10th और 12th क्लास के दोनों चाहिए। आपको 11th क्लास की मार्कशीट भी चाहिए। उसके अलावा आपसे डोमिसाइल मांगा जाएगा, मूल निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, आपसे एक वैलिड आईडी प्रूफ, कोई भी आपकी फोटो आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, आधार कार्ड तो जरूर ही लेके जाए, उसके अलावा कोई भी आईडी प्रूफ यदि है तो उसको जरूर लेके जाए, अदरवाइज एटलीस्ट 1 फोटो आईडी प्रूफ आपके पास जरूर होना चाहिए। आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। कौन सी? जो आपने नीट के फॉर्म में अप्लाई लगाई थी, जो नीट का फॉर्म भरते समय आपने जो फोटो लगाई थी, जो फोटो वहां पे आपने पेस्ट करी थी, वो की वो फोटो आपकी यहां पर भी आपको साथ लेके जानी है एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है। आपके पास टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th क्लास का माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस जो लास्ट अटेंडेड आपकी स्कूल वहां से आपका टीसी भी होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों से गैप सर्टिफिकेट भी मांगते हैं वो लोग, उसकी भी डिमांड करते हैं। तो गैप सर्टिफिकेट आपने जैसे अपनी, यदि आप जीसीआई से पढ़े हुए हो तो आप, हम जीसीआई ड्यूरिंग काउंसलिंग जब आप आओगे यहाँ पर तो उस समय हम आपको गैप सर्टिफिकेट बना देंगे, और यदि वो सुविधा नहीं हो, आपके पास आने की सुविधा नहीं हो, तो आप वो गैप सर्टिफिकेट किसी मतलब कोर्ट से भी बनवा सकते हो, जो नोटेरी होते हैं वहाँ से भी आप गैप सर्टिफिकेट वगैरह बना सकते हो। और इतने डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा और भी एक खास चीज़, और आपको आपकी कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट चाहिए। यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी से आप यदि किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, सीट सिक्योर करते हो, तो आपको वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी जरूर चाहिए। इसमें भी ध्यान रखिए, सबसे बड़ी गलती यही होती है, यदि आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के थ्रू या एम्स में, जिपमर में, बीएचयू में, मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हो, तब तो आपको सेंट्रल फॉर्मेट वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। एकदम क्लियर सुने, यदि आप ऑल इंडिया के थ्रू काउंसलिंग लेते हो तो आपको सेंट्रल फॉर्मेट वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। और यदि आप स्टेट कोटे के थ्रू काउंसलिंग में सेलेक्ट होते हो, स्टेट कोटे के थ्रू आप मेडिकल कॉलेज में सीट लेते हो, तो फिर आपको वहां पर स्टेट फॉर्म वाला, जो स्टेट वाला जो फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग, उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट की जो डेट है 1 जनवरी 2022 2022, उसके बाद का डेट का कोई भी आपका ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो वो अप्लीकेबल होगा, उससे पुराना सर्टिफिकेट वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो आपका सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी 2022 के बाद का ही बना हुआ होना चाहिए। एससी और एसटी कैटेगरी वाली में ये कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए इस टाइप की डेट का कोई बाउंडेशन नहीं होता, तो वहां नया पुराना कोई भी सर्टिफिकेट हो आराम से चल जाएगा। ठीक है। अब अपन काउंसलिंग से रिलेटेड प्रोसेस के बाद डिस्कस कर लेते हैं। राउंड 2 तक का जो प्रोसेस जो लास्ट ईयर तक फॉलो हुआ था वो प्रोसेस में डिस्कस कर लेता हूं। यदि कोई भी चेंज वगैरह आया तो हम आपसे अगले वीडियो के माध्यम से उसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपन इस प्रोसेस को यहां डिस्कस करते हैं। राउंड 1 ऑल इंडिया जो काउंसलिंग होगी उसके राउंड 1 में आपको कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से प्रोसेस होंगे। सबसे पहला स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस। तो मैंने आपको बताया था इनिशियली वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि रजिस्ट्रेशन में आपको आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह फिल करनी है। आप कौन कौन सी कॉलेज के लिए, कौन कौन से सेक्शन के लिए काउंसलिंग करना चाहते हो, एएफएमसी के लिए विलिंगनेस रखते हो, ईएसआईसी आईपी कोटे के लिए एलिजिबल हो, दिल्ली के स्टेट कोटे के लिए एलिजिबल हो, तो वो सब आपको वहाँ यस करना है। प्लस आपको जो भी एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन चार्ज प्लस सिक्योरिटी मनी जो भी आएगा वो आपको पे करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, और पेमेंट आपको अपने ही अकाउंट से करना है ताकि इन केस ऑफ रिफंड वो आपको पैसा आपका रिफंड हो जाए। ठीक है। जो दूसरा प्रोसेस होगा, आप चॉइस फिलिंग, ये रजिस्ट्रेशन के बाद 14 अक्टूबर से इस बार अपना चॉइस फिलिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा। उसमें चॉइस फिलिंग, चॉइस एडिटिंग, एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइस का मतलब है चॉइस एडिटिंग, चॉइस को ऐड करना, रिमूव करना, किसी कॉलेज की प्रायोरिटी को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, वो वाला काम आपको करना है। तो वो चॉइस एडिटिंग वाला काम, चॉइस फिलिंग वाला काम
वो सब आपको करना है चॉइस फिलिंग वाले प्रोसेस में। उसमें चॉइस कितनी भी बार फिल कर सकते हो, कितनी भी बार एडिट कर सकते हो, और फाइनली आप चॉइस को लॉक भी कर सकते हो। मैंने पहले भी बताया था, चॉइस लॉक होने के बाद किसी भी कंडीशन में आप अपनी फील्ड चॉइस को चेंज नहीं कर सकोगे, इसलिए आप चॉइस का लॉकिंग तभी करना जब आप कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाओ। यदि आप चॉइस खुद से लॉक नहीं करते हो तो आपकी जो लास्ट सेव्ड चॉइस है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम द्वारा लॉक कर दी जाएगी। उसके बाद फर्स्ट राउंड। अच्छा, एक चीज और, चॉइस फिलिंग में ध्यान रखना, आप सारे लोग जो काउंसलिंग कर रहे हो, मैक्सिमम बच्चा एमबीबीएस की ही काउंसलिंग करना चाहता है, और यदि उसको किसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस वाली सीट नहीं मिले तो वो रिपीट करता है, अपनी तैयारी वापस करता है। इसमें आप एक ध्यान रखना, जैसे बहुत सारी कॉलेजेस ऐसी है जहां पर एमबीबीएस और बीडीएस दोनों की फैसिलिटी है। तो ये एमबीबीएस और बीडीएस वाली फैसिलिटी है, तो जब आप काउंसलिंग करते हो, जब आप काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के टाइम उस कॉलेज का नाम लिख के उस पर क्लिक करते हो, उसको ऐड करते हो, तो कई बार गलती से एमबीबीएस की बजाय आप बीडीएस वाला ऑप्शन क्लिक कर देते हो, और वो बीडीएस वाली कट ऑफ कम जाती है, तो आपको वो बीडीएस वाली कॉलेज अलॉट हो जाती है, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हो। और गलती से मान लो आप कि ने बीडीएस वाली कट ऑफ, बीडीएस वाली कोई कॉलेज ऊपर भर दी, आपकी रैंक बहुत अच्छी है और आपने बीडीएस वाली कॉलेज ऊपर भर दी, तो आपको कोई अच्छी मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस में मिलने की बजाय आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको बीडीएस वाली कॉलेज मिल जाएगी, और आपका वो राउंड एक तरीके से खराब हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे ध्यान रखने वाली बात, ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से सेक्शन के लिए यस करना है, और ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग आपको ये ध्यान रखना है कि अपने को केवल और केवल एमबीबीएस वाली ही चॉइस फिल करनी है। यदि आप खुद से बीडीएस फिल करना चाहते हो तो एक अलग बात है, बाकी यदि आप केवल एमबीबीएस के लिए डिजायर हो तो आपको केवल एमबीबीएस वाली ही चॉइस भरनी है। आप चॉइस भरने के बाद एक बार जरूर उसको बहुत ही केयरफुली देख लेना कि गलती से कोई बीडीएस वाली कॉलेज तो क्लिक नहीं हो गई है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, पब्लिकेशन ऑफ राउंड 1 रिजल्ट, और उसके बाद अपने को अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गई और आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड हो, आप उस कॉलेज में पार्टिसिपेट करने के लिए विलिंगनेस रखते हो, आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको गिवन पीरियड में, जैसे 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक इस बार रिपोर्टिंग करना है फर्स्ट राउंड में, तो उस गिवन पीरियड में आपको फिजिकली विथ ऑल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फोटोकॉपी या जेरोक्स वगैरह नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको वहां पे रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। और वहां पे आप सेकंड राउंड में अपग्रेड वगैरह के लिए अपना अपग्रेडेशन की विलिंगनेस दे सकते हो, या आप उस कॉलेज को फ्रीज कर सकते हो, वो सारा प्रोसेस आपका वहां होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब अपन राउंड 2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, राउंड 2 के में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटीज रहेगी। फ्रेश रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था किसी भी रीजन से, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं किया, फर्स्ट राउंड में रजिस्टर नहीं किया था, तो उन सारे स्टूडेंट्स को सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का एक चांस दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ध्यान से सुने, यदि किसी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कोई मेडिकल सीट नहीं मिली है, किसी भी कॉलेज में कोई सीट नहीं मिली है, तो उस स्टूडेंट को सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, उसका फर्स्ट राउंड वाला ही रजिस्ट्रेशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एक चीज और, जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गई और जिन्होंने वहां रिपोर्टिंग नहीं करी या रिपोर्टिंग करके उसको रिजाइन कर दिया, या तो रिपोर्टिंग ही नहीं करी या हो सकता है कि रिपोर्ट करने के बाद उसको रिजाइन कर दिया, उन स्टूडेंट्स को भी सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो डायरेक्टली सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। फर्स्ट राउंड में आपको फ्री एग्जिट की फैसिलिटी मिलती है, मतलब आप फर्स्ट राउंड में अलॉटेड कॉलेज को चाहे रिपोर्ट करो चाहे मत करो, आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होगे। आप फर्स्ट राउंड वाली कॉलेज को रिपोर्ट नहीं भी करते हो या रिपोर्ट करने के बाद वापस उसको रिजाइन कर देते हो, उन दोनों ही कंडीशन में आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे और आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसके बाद यहां पर आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमने फर्स्ट राउंड में सारी चॉइस भर दी थी, तो क्या वो चॉइस ही एज इट इज आ जाएगी?
नहीं बेटा, जो आप पहले चॉइस भरते थे वो सारी नल एंड वॉइड हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, और सेकंड राउंड के लिए आपको फ्रेश चॉइस भरनी होती है। ठीक है, वही चॉइस आपको फिल करना होगा। एक्सरसाइज एडिटिंग वगैरह आप चाहो तो कर सकते हो, लॉकिंग वगैरह आपको ये वाला प्रोसेस करना है। ध्यान रखें, फ्रेश चॉइस फिल करनी होगी। जो पहले राउंड में आपने चॉइस भरी थी वो सारी की सारी नल एंड वॉइड है, वो खत्म हो चुकी है। सेकंड राउंड के लिए आपको सारी चॉइस जो भी भरना चाहते हो फ्रेश चॉइस भरनी पड़ेगी। ठीक है, अगेन फिर राउंड 2 का रिजल्ट पब्लिश होगा और फाइनली आपको अलॉटेड मेडिकल कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है। जो कॉलेज आपको अलॉट हुई है, यदि आप उससे सेटिस्फाई हो, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको वहां पर फिजिकली रिपोर्ट करना है। ओके, अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वैसे तो जब आप mcc.nic.in इस वेबसाइट पे जाओगे, यूजी मेडिकल काउंसलिंग वाले सेक्शन में जाओगे, तो वहां पे एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक सेक्शन आपको मिलेगा और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह आपको मिल जाएंगे और उनके सॉल्यूशन, उनके आंसर भी दिए होंगे। वो क्वेश्चन मतलब आपके कॉमन डाउट्स होते हैं, तो एमसीसी वालों ने वो आपके डाउट्स है उनको एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में वहां दे रखा है और उनके सॉल्यूशंस, उनके आंसर भी प्रोवाइड कर रखे हैं। उन्हीं में से कुछ 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लगभग बच्चों के डाउट होते हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहली जो डाउट है वो क्या, कि क्या सर, इफ ए कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट एट अलॉटेड कॉलेज ड्यूरिंग राउंड 2, वेदर ही हैज टू रजिस्टर अगेन फॉर मॉप अप राउंड? यस, यदि कोई कैंडिडेट सेकेंड राउंड में अलॉटेड कॉलेज ज्वाइन नहीं करता है तो वो मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल होगा, लेकिन उसने जो रजिस्ट्रेशन फीस, जो सिक्योरिटी मनी जो रजिस्ट्रेशन के टाइम जमा करवाया था, वो उसका जब्त हो जाएगा और उसको मॉप अप राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो पहले आपने फीस वगैरह दिया था वो सारा एमसीसी के पास चला गया, वो सब खत्म हो गया और आप लोगों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि आपको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाती है और आप उसको ज्वाइन नहीं करते हो तो भी आप मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल हो और आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपका पुराना वाला रजिस्ट्रेशन नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, आपको दोबारा से फीस पे करनी पड़ेगी और जो पहले आपने फीस दी थी वो रिफंड नहीं होगी। ठीक है, हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए, यदि सेकेंड राउंड में भी आपको कोई कॉलेज नहीं मिलती है तो कोई इश्यू नहीं। यदि आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप मॉप अप राउंड के लिए डायरेक्टली एलिजिबल होंगे। आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना, आपको कोई फीस का पेमेंट भी नहीं करना, आप डायरेक्ट मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल होगे। लेकिन यदि आपको सीट अलॉट हो गई, आप उसको ज्वाइन नहीं करते हो, तो आपको मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको फीस का पेमेंट दोबारा करना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन, ये बहुत ही ध्यान से सुने, ये सबका डाउट होता है। आफ्टर आई ज्वाइन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफ ऑल इंडिया कोटा एम्स जिपमर, कैन आई रिजाइन टू ज्वाइन स्टेट कोटा और एनी प्राइवेट कॉलेज सीट? नो, ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है, ये अभी 2 साल पहले ही आया था और ये रूल स्ट्रिक्टली कहता है यदि आप सेकेंड राउंड में अलॉटेड कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो, ज्वाइन कर लेते हो, आप वहां जाके फिजिकली रिपोर्टिंग करके अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करा देते हो, ज्वाइन कर लेते हो, तो उसके बाद एट एनी कॉस्ट आप फर्दर किसी भी काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले पाओगे। लास्ट ईयर तक का ये रूल था, इस साल कोई मॉडिफिकेशन होगा तो हम आपसे डिस्कस जरूर करेंगे। यदि आप सेकेंड राउंड में अलॉटेड कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो तो एट एनी कॉस्ट आप फर्दर किसी भी काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले पाओगे। भले ही आपने एम्स की मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करी हो और आप चाहते हो कि मैं स्टेट की काउंसलिंग तो करवा सकता हूं, मैं ऑल इंडिया की काउंसलिंग से बाहर हो गया, मैं स्टेट वाली काउंसलिंग तो करवा सकता हूं, नहीं, आप सारी काउंसलिंग, जितनी भी पॉसिबल काउंसलिंग स्टेट कोटे की, एम्स, जिपमर, बीएचयू, ऑल इंडिया कोटा, ईएसआईसी जो भी होती है, आप सारी की सारी काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। वंस यू ज्वाइन द सीट अलॉटेड इन राउंड 2, आप किसी भी काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। आपको सीट अलॉट हो गई, आपने ज्वाइन कर लिया, तो आपकी काउंसलिंग पर वहां परमानेंट स्टॉप लग चुका है। ठीक है, तीसरा डाउट, व्हाट आर द गाइडलाइन फॉर फ्रेश चॉइस फिलिंग बिफोर सेकेंड राउंड ऑफ ऑनलाइन अलॉटमेंट प्रोसेस? ये भी खूब सारे डाउट होते हैं। जैसे बच्चों का ये डाउट होता है कि सर मेरे को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गई और मैंने ज्वाइन कर रखी है। जैसे मेरे को फर्स्ट राउंड में इधर एम्स जोधपुर मिल गया था, फिर सेकेंड राउंड में मैंने फ्रेश चॉइस फिलिंग करी और किसी कारणवश मैंने एसएमएस जयपुर को ऊपर रख दिया और मेरे को एसएमएस जयपुर अलॉट हो गई। तो
सर क्या मैं पुरानी वाली एम्स जोधपुर ज्वाइन कर सकता हूं, क्या मैं उसको ले सकता हूं? नहीं। सेकेंड राउंड में यदि आपकी कॉलेज अपग्रेड हो जाती है तो जो आपकी फर्स्ट राउंड में अलॉटेड कॉलेज थी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। जो एम्स जोधपुर आपको फर्स्ट राउंड में मिला था वो कैंसिल हो चुका है, वो किसी दूसरे स्टूडेंट को दिया जा चुका है और आपको उस राउंड सेकंड राउंड में एसएमएस जयपुर की कॉलेज दी जा चुकी है। तो जो आपको फर्स्ट राउंड वाली कॉलेज है, अलॉटेड कॉलेज है, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। इसलिए सेकंड राउंड की चॉइस भरते समय ये ध्यान रखें, आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ था, आपने ज्वाइन किया, आपने सेकंड राउंड में अपग्रेड के लिए और कॉलेजेस भरी, आपको वहां पे कोई दूसरी कॉलेज अलॉट हो गई तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट राउंड में अलॉटेड कॉलेज आपकी कैंसिल हो जाएगी। अब वो कॉलेज आपको नहीं मिलेगी, वो कॉलेज आपकी कैंसिल हो गई और आपको नई वाली कॉलेज में ही रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड वाली कॉलेज से आपको ऑनलाइन रेजिग्नेशन लेटर, वहां जाके ऑनलाइन रेजिग्नेशन लेटर लेना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने पड़ेंगे और वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको नई अलॉटेड कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी जो नई अलॉटेड कॉलेज है वो भी कैंसिल हो जाएगी और जो फर्स्ट राउंड वाली अलॉटेड थी वो तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है। तो इसलिए सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में बी केयरफुल। यदि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉटेड है तो सेकेंड राउंड में आप केवल और केवल वही चॉइस भरो जो फर्स्ट राउंड से अलॉटेड कॉलेज वाली से हायर प्रेफरेंस पर हो, जिनको आप वास्तव में लेना चाहते हो, जिनके लिए आपको लगता है कि ये कॉलेज उस पहली वाली से ज़्यादा प्रीफर करोगे, उन्हीं को आप फिल करो। और स्टूडेंट्स एक खास बात और, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके बहुत सारे जो कॉमन डाउट्स थे वो हमने आपके सॉल्व करने की कोशिश करी है, उनका हमने सॉल्यूशन बताया है। जो आपको इनकी कॉलेजेस की कट ऑफ वगैरह चाहिए थी वो हमने प्रोवाइड करी है, नंबर ऑफ सीट्स वगैरह हमने प्रोवाइड करी है, राउंड 1 राउंड 2 में क्या प्रोसीजर होगा, जो वेरी कॉमन डाउट वगैरह है वो हमने डिस्कस किए हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड और यदि आपको और एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये कॉलेज की बॉन्ड इन्फॉर्मेशन और फीस स्ट्रक्चर वाली लिस्ट भी हम आपको जल्दी ही गुरु कृपा जीसीआई की वेबसाइट पे प्रोवाइड करा देंगे और यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से भी हम आपको उसके लिंक प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।